Hello everyone, this is Moinuddin and today I am going to solve 10 different sentences of grammar and also we will learn how to change one form to another form. Okay, देखिए जो आज हम 10 sentences को ऐसे sentences होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. ठीक है, अमूमन होता क्या है मतलब 9th में भी है या 10th स्टैंडर्ड में ना ग्रामर के जो कुछ 2-4 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो ऐसा होता है कि कभी पूछता अफर्मेटिव से नेगेटिव, एक्टिव से पैसिव, है ना, या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव ना. इस तरह सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हमें किस तरह से हम चेंज करते हैं, किस तरह हमें चेंज करना होता है, कौन से रूल्स लगते हैं. ठीक, तो इन्हीं तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं फर्स्ट ईयर और इन 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है. उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए एग्ज़ाम में इस तरह से हो जाए 9th और 10th, तो कभी कभी ऐसा देखिए एग्ज़ाम में मान लीजिए दिया होगा बोर्ड पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है एज सुन एज द बेल रैंग, यहाँ पर रैंग लिखा हुआ है. ठीक है, फिर कॉमा लगा हुआ है. ऑल द स्टूडेंट वेंट टू द देयर क्लासरूम. ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव. मतलब ये है कि इसको पेपर में होगा, फिर ब्रैकेट में इंडिकेट किया गया होगा कि इसको एक फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज करना है. खैर ये सेंटेंस है जिससे लिखा है एज सुन एज. अब इसको इस तरह का सेंटेंसेस इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, बट हाउ, कैसे चेंज करते हैं ना. तो ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही गेस लगा के चेंज कर देंगे, उसके लिए भी रूल्स होना चाहिए. देखिए ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस है उसको नेगेटिव में चेंज करना होता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग एज सुन एज से हुई. कैसे हुई वो, एज सुन एज अगर होती है किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग और उसको कहा जाता है उसको नेगेटिव में चेंज करिए. ठीक, तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं देखिए. पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग एज हुई एज सुन एज से, तो अगर कह दिया जाता है नेगेटिव में चेंज करिए तो क्या सबसे पहले लिखते हैं नो सूनर. क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर लिखते हैं. ठीक है, और उसके बाद देन क्या लिखते हैं, नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. ठीक है, जो भी सेंटेंस रहा हो, जिस तरह का सेंटेंस है देखिए मतलब जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. ठीक है, जो सेंटेंस होगा और टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं. दैट्स इट. तो नो सूनर फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा नो सूनर है, फिर उसके बाद लिखेंगे सॉरी यहाँ फिर सब्जेक्ट हो जाएगा. और देन उसके बाद क्या लिखेंगे, जो कुछ इसके साथ में जो सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है, वो वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड्स. ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, मान लीजिए जहाँ पर क्या लिखा होगा कॉमा अगर है यहाँ पर. ठीक है, तो कॉमा जहाँ पर होगा तो इन प्लेस ऑफ कॉमा क्या लिखना होता है. ठीक है, वहाँ पर क्या लिखेंगे, दैन. दैन का यूज़ करते हैं. अब ब्रैकेट में आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ कॉमा. ठीक है, यानी जहाँ पर जो कॉमा लगा होगा तो कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, दैन का यूज़ करते हैं. दैट्स इट. उसके बाद फिर क्या लिखें, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, यानी जो होगा वो पूरा सेंटेंस क्या है उसे हम नोट कर देंगे. ठीक है, अब समझ गया मतलब जो भी सेंटेंस होगा अगर उसकी स्टार्टिंग एज सुन एज से होती है, अगर कह दिया जाए उसको नेगेटिव में चेंज करिए तो सबसे पहले लिखते हैं नो सूनर, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का सेलेक्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद जो कॉमा के पहले जो वर्ड्स लिखे होंगे उनको लिखेंगे, और देन कॉमा नहीं लिखते बट इन प्लेस ऑफ कॉमा वी हैव टू राइट दैन. यानी कॉमा की जगह पर हमें क्या लिखना होता है, दैन लिखना होता है. और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग सेंटेंसेज मतलब शेष जो सेंटेंस बचा होगा, जो भी वर्ड बचेंगे उसके वो हम नोट कर देते हैं. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो मान लीजिए इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो सबसे पहले इसके जगह पर नहीं लिखना होता है, ये एज सुन है नहीं, इन प्लेस ऑफ एज सुन एज वी हैव टू राइट नो सूनर. दैट्स इट. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप के अकॉर्डिंग लिखें नो सूनर. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. देखिए यहाँ पर देखिए बेल, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग यहाँ पर समझ रहे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंक. ओके, तो रिंग मतलब पास्ट एंड डेफिनिट की पहचान होती है कि उसमें अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है तो बोथ सब्जेक्ट मतलब चाहे प्लूरल या सिंगुलर दोनों के साथ जो वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म होती है ना. तो इसलिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये पास्ट एंड डेफिनिट है. तो पास्ट एंड डेफिनिट में जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो डिड लगती है. क्या लगती है, तो नो सूनर के बाद क्या लग जाएगी भैया, डिड. ठीक है, तो डिड जब लग जाएगी, डिड यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, अगर हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है या डू लगी है या डज लगी है तो इन तीनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ये भी पता है. ठीक है, तो यहाँ डिड लग गया तो नो सूनर डिड. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर लिखें नो सूनर डिड. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द बेल, यहाँ पर इसी हिसाब से लिखेंगे नो सूनर डिड द बेल. ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे नो सूनर डिड द
बेल। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर डिड आपने लिख लिया, इसकी रैंक की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड द बेल रिंग। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा था तो कॉमा की जगह पर क्या लिखना होगा, देन लिखेंगे। ठीक है, देन लिख देंगे। देन लिखने के बाद बताता रिमेनिंग सेंटेंस जितना भी बचेगा सब लिखेंगे देन, और पूरा यहीं से उतार देंगे, क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, वेंट टू देयर क्लासरूम। ठीक है, उम्मीद समझ गए होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस रहा है, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, कोई भी तमाम तरह से भी हट, अब तक ये सेंटेंस है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको दूसरा सेंटेंस हम बता रहे हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सेंटेंस दूसरा और लिखते हैं, इसी तरह के सेंटेंस हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे सेंटेंस ये वाला लिखा हुआ है, जैसे लिखा है एज सून एज ही सा अ टाइगर। ठीक है, एज सून एज ही सा टाइगर, कॉमा लगा है, फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ही फ्लड अवे। ठीक है, अब इसी को इसको भी कह दिया जाए, इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो वही फार्मूला लगाएंगे, मतलब एज सून एज के क्या लिख देंगे, नो सूनर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नो सूनर। यहाँ पर भी एक्चुअली पास्ट का ही यहाँ पर भी आ गया खैर। ठीक है, तो सा है तो सा की सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगी डिड, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखें, नो सूनर डिड, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे नो सूनर डिड ही। ठीक है, और सा की सेकंड, अब यहाँ पर डिड है तो इसके हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सॉरी वर्ब की, तो सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी। एक्चुअली सी का सा का मतलब तो आ रहा होता, बट यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म भी सा होती है, तो ही सी, तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड ही, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा टाइगर। ठीक है, और फिर कॉमा यहाँ पर लगा, ये कॉमा दिख रहा है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, देन। ठीक है, और फिर क्या है, देन ही, यानी 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। ठीक है, समझ गए होंगे, इस तरह से सेंटेंस होंगे। समझ गया कि नो एज सुने से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए सेंटेंस, जैसे एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ये दे रखा है, कह रहा है ही इज़ ग्रेटर देन आई, इसको नेगेटिव में अगर चेंज करना होगा। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस ये है कि ही इज़ ग्रेटर देन आई, मतलब ये ग्रेटर का मतलब ये समझ लेते हैं कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ग्रेट। ठीक है, बहुत से सेंटेंस है इस मतलब वर्ड होते हैं, हम कैसे जज करते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या है। ठीक है, तो जिसके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनके पहले मोर लगा होगा, और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनमें ई आर लगा होगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये भी पहचान है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पहले मोस्ट या उनमें ई एस टी और सुपरलेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ई आर है ग्रेटर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ग्रेट, तो ही इज़ ग्रेटर देन आई, तो वो मुझसे क्या है, ये मतलब हम मुझसे कह सकते हैं ज़्यादा सीनियर है, अधिक, मतलब। ठीक है, तो इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इसको इस तरह का, अगर मान लीजिए कोई एक रूल होता है, अगर कोई सेंटेंस है जो यूँ कह सकते हैं, अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और उसको कहा जाए कि काहे में चेंज करिए, नेगेटिव में चेंज करिए, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाते हैं भैया, नॉट। ठीक है, उसके बाद लगा देंगे एज, यहाँ पर सो भी लगाया था, दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, एज, और फिर क्या लगाएंगे इसके बाद डिग्री जो होगी, डिग्री इन पॉजिटिव, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट सेंटेंस का, फिर उसी जहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें लिखेंगे लेकिन होगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही दरअसल, है ना। फिर उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिलेक्शन करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर सो एज लगाते हैं, और फिर डिग्री जो होती है यहाँ कंपैरेटिव में तो उसको डिग्री पॉजिटिव में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, दिया होगा जो होगा उसका सब्जेक्ट लिख देते हैं, नो। ठीक है, तो ये एज डिग्री पॉजिटिव में, उसके बाद एज लगाते हैं और फिर क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस, अब इसको अगर बनाने के लिए कहा जाए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ही है तो अब इसको अगर हमें बनाना है, मान लीजिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इसका, आई है, तो सबसे पहले इसको अगर जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई, और फिर यहाँ पर ही के साथ है इज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर आई के साथ क्या आता है, आई एम, सिर्फ आई का साथ ही यूज़ किया जाता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट, तो हो जाएगा आई एम नॉट। ठीक है, और फिर एज या सो में से कोई लिख सकते हो तो हो जाएगा आई एम नॉट, फिर क्या हो जाएगा एज, और फिर डिग्री पॉजिटिव में है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे,
ये हो जाएगा आई एम नॉट एज ग्रेट, और फिर उसके बाद फिर एज लगाते हैं, ठीक है। तो एज, आई एम नॉट एज ग्रेट एज, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनता है, ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, ठीक। तो मतलब मैं उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं हूँ जितना कि वो है, यानी वो ये वही चीज़ तो है जिसे लिखा वो मुझसे ज़्यादा है, यानी मैं उतना नहीं उतना कि वो है, चीज़ वही है, ठीक है। अच्छा, अगला सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिखा गिव द ऑर्डर, इसको अगर कह दिया जाता है, इसको ऐसे पैसिव वॉइस में अगर चेंज करने के लिए कहा था, पैसिव वॉइस पढ़ाई होगा आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये जो शो कर रहा है कि यानी कि गिव है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो जो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब से होती है, ये सेंटेंसेस किसके तहत आते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, उसमें मोस्टली सब्जेक्ट हाइड रहता है, ज़्यादातर हाइड रहता है, कभी कभी नाम मेंशन भी होता है हालांकि, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट क्या रहता है, हेड रहता है, जो हेड सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, ठीक है। और बाद में ये वो जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में ये होता है या तो आपको ऑर्डर दिया जा रहा हो, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको सलाह दिया जा रही है, इस तरह के जो उसमें कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वो सब इंपरेटिव के सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब पहचान क्या होती है इंपरेटिव सेंटेंसेस की, इंपरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या प्लीज़ से, या काइंडली से, डू नॉट से होंगे, नेवर से, ठीक। ये सब पहचान है, कैसे पहचानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। खैर, तो ये अगर इस तरह का सेंटेंस दिया होता है अगर गिव द ऑर्डर, तो उसको पैसों में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर इस तरह का सेंटेंस होता है, सबसे पहले क्या चेंज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट, क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, और लेट के बाद में क्या लिखेंगे भैया, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस बी लिखते हैं, और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कैसे इसको बना देंगे, लेट मान लीजिए, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, लेट लिख देंगे, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर, फिर बी लिख देंगे, बी, और फिर गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी, ये 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, 3 ऐसे हो गए, और बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की ओर, ओके, ठीक है। तो देखिए फोर्थ सेंटेंस जो आपका लिखा है देयर इज़ अ रिवर, ठीक है, और फिर इसमें ब्लैंक कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर स्पेस में कुछ आपको फिल करना है, माय हाउस, इस तरह के भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, 9th और 10th में क्या है, तो इसे इंडिकेट करेगा, और फर्स्ट ईयर और इंटर में क्या होता है, सपोज करिए इनमें से कोई वर्ड भरा होता है, इसमें यहीं पर फिल होता है, और सिंटेक्स के तहत होता है, उसमें आपको जज करना होता है करेक्ट है इनकरेक्ट, दैट्स इट। इसलिए मतलब 9th to 12th स्टैंडर्ड के लिए ये जितने भी सेंटेंसेस लिखेंगे सब बेनिफिशियल रहेंगे, ओके। तो फोर्थ सेंटेंस क्या लिखा, देयर इज़ अ रिवर, और फिर ब्लैंक है, फिर यहाँ पे माय हाउस। अब इसके बाद में आपको फिर इंडिकेट कर रहा है ब्रैकेट में, बिसाइड 2 हैं, इनमें से 1 ऑफ देम भरना है, मतलब यू हैव टू फिल 1 of 2, ठीक है। 2 दिए सेंटेंस, इनमें से आपको एक फिल करना, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए फिल करने से पहले क्या होता है, जिस तरह से कई बार बताया ना, अगर आपको मैथ लगानी तो मैथ के बिना फार्मूले के मैथ आप लगा नहीं सकते हैं। इंग्लिश भी है तो आपको मीनिंग अगर नहीं आती है तो थोड़ा टफ होगा आपको अंग्रेजी पढ़ना, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बिसाइड, ये है बिसाइड। अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ये भरेंगे वर्ड कि वो वर्ड भरेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इस अब मतलब आना चाहिए, देखिए ये जो बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नज़दीक, मतलब नज़दीक यूँ कह सकते हैं कि नियर बाय, क्या कह सकते हैं, नियर बाय। ये जो बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब है नियर बाय, यानी पास में। तो ये जो बिसाइड्स लिखा हुआ है इसके लास्ट में एस है, यहाँ पर एस नहीं, बस इतने फ़र्क है बस। यहाँ पर जो एस लगा हुआ है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर अब तो नज़र आ नहीं रहा कि यानी देयर इज़ अ रिवर, ये नदी है मेरे घर के अलावा, है ना। तो वो ऐसा नहीं, मेरे घर के अलावा नदी है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि मतलब मेरे घर के पास में क्या है, एक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड भरा जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, बिसाइड, ठीक है। ये यहाँ पर भरेंगे तो सही माना जाएगा, ठीक, क्योंकि उस बिसाइड का मतलब हो जाएगा कि अतिरिक्त, इसका मतलब होता है नज़दीक में, यानी देयर इज़ अ रिवर बिसाइड माय हाउस, यानी मेरे घर के करीब में एक नदी है। उम्मीद समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 5th सेंटेंस की तरफ। तो 5th क्या जैसे लिखा, माय फादर इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। क्या हम चेंज करना है, नेगेटिव में। देखिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको भी चेंज करें इसे तो ये भी, अब माय फादर इज़ टू वीक, अब यहाँ पर ये एडवर्ब दिया है टू, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया है। देखिए एक रूल होता है फर्स्ट ईयर इंटर में, तो उसमें सिंथेसिस के तहत इसको पढ़ा जाता है। फिर कभी कभार 9th और 10th में भी इस तरह के सेंटेंसेस पूछकर उसको नेगेटिव बनाने के लिए कह दिया जाता है। बट इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक, हाउ टू चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये होता है अगर कोई सेंटेंस लिखा हो, कैसे सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस हो और जिसमें एडवर्ब टू हो। देखिए यहाँ पर है एक कंडीशन, एडवर्ब टू हो प्लस इन्फिनेटिव भी हो, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हो तब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वहाँ पर इसे लिख देंगे माय
फादर, इसको इस तरह से बनाते हैं। अगर ये कंडीशन है यानी एडवर्ब टू है और प्लस इन्फिनेटिव भी है तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब माय फादर इज़, अब ये आप क्या लिखेंगे तब टू को इन प्लेस ऑफ टू वी हैव टू राइट सो अ वेरी, तो यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं टू, इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं, या तो सो लिखते हैं या तो वेरी लिखते हैं अगर नेगेटिव चेंज करने के लिए कहा गया है तो माय फादर इज़ सो वीक क्या हो जाएगा यहाँ पे सो, और फिर एडजेक्टिव दिया होगा, एडजेक्टिव उतार लेते हैं, तो माय फादर इज़ सो वीक, माय फादर इज़ सो वीक हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं दैट, यानी कि क्या लगाते हैं, दैट लगाएंगे, तो दैट लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। अब दैट के बाद देखिए, दैट लगाने के बाद हम जो भी सब्जेक्ट दिया होता है, कोई भी सब्जेक्ट ए टू जेड उसका सब्जेक्टिव कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है, सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ठीक है। तो माय फादर है तो फादर इज मेल जेंडर है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही होगा, क्या होगा, ही, तो यहाँ पर ही लिख देंगे। ही के बाद हम क्या लिखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस किस कैटेगरी का है, कौन सा पास्ट का, प्रेजेंट का कैसा है, इस चीज़ देखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का मिल रहा है यानी प्रेजेंट इसमें इज एम आर दिया है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, तो इसके दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर इज एम आर दिया तो कैन नॉट लगाएंगे। सपोज दैट अगर वहाँ पर वाज या वर दिया हो तो वहाँ पर कुड नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कुड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इज है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट, यानी कि इसको हम टू जो होता है यूँ भी कह सकते हो, टू को कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज है, आर होता, एम होता, कोई भी होता तो यहाँ पर कैन नॉट लगता, अगर वाज या वर होता तो कुड नॉट लगता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माय फादर इज सो वीक दैट ही, और फिर क्या लिख देंगे, इज है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कांट भी कह सकते हैं या कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, फिर क्या हो जाएगा, वही पूरा जो है जो टू को छोड़कर बाकी क्या है सारी चीज़ उतार देते हैं, ठीक है। कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनेगा। समझ गए कि अगर मान लीजिए एडवर्ब टू हो और इन्फिनेटिव दोनों चीज़ें उसमें पाई जा रही हों तब क्या करते हैं, तो सब लिखने के बाद मतलब जहाँ पर टू होता है इसके जगह पर हम सो या वेरी लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव उतार लेते हैं, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं, सब उसका सब्जेक्टिव के जो होता है वो लिखेंगे, और फिर क्या कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं, और बाकी जो इन्फिनेटिव यानी टू के बाद जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, फिल करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, सिक्स सेंटेंस देखिए, छठा सेंटेंस क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ओनली, क्या लिखा है, ओनली यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इस तरह के सेंटेंसेस कभी कभार आ जाते हैं, तो अगर तो इसको नेगेटिव कैसे चेंज करेंगे, इसका भी रूल होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए हर वो सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग मान लीजिए ओनली से होती है, कैसे होती है, अगर ओनली से होती सेंटेंस उसको अगर कह दिया जाए कि कैसे बनना है, यहाँ पे ओनली से अगर है तो उसको कह दिया जाए नेगेटिव में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कोई भी सेंटेंस है अगर उसकी स्टार्टिंग ओनली से हो रही है तो हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर नन बट या नथिंग बट का यूज़ करते हैं। काहे का यूज़ करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ नन बट और नथिंग बट वी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग ओनली से हो रही है, और या मान लीजिए ये सेंटेंस होता है अलोन होता है, क्या होता है, अलोन, ये सेंटेंस मान लीजिए ऐसे वर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे वर्ड होते हैं किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, जब उसको हम कायम नेगेटिव में चेंज करना होता है तो इनके जगह पर इन प्लेस ऑफ ओनली आर अलोन वी हैव टू राइट नथिंग बट और नन बट, ठीक है। तो यहाँ नन बट या नथिंग बट लिखते हैं, तो मोस्टली जो लाइफलेस होती है वहाँ पर हम नथिंग बट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिविंग है तो यहाँ पर कह रहा है ओनली यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी इस बॉक्स को सिर्फ आप ही उठा सकते हैं। तो उसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जब ओनली से स्टार्ट होता है तो लिखते हैं नन बट, क्या लिखते हैं भैया, नन बट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नन बट, फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं, नन बट क्या हो जाएगा, नन बट यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी नन बट यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। ये देखिए जो बट होता है तो बट दो फॉर्म में होता है, 2 in 1 है, यानी वो कंजक्शन का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्या है यहाँ पर, इसका मतलब सिवाय हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, आप सिर्फ आप ही इस बक्से को उठा सकते हैं, बात उसमें भी यही कही कि सिवाय, यहाँ पर नन बट, आपके सिवा इस बक्से को कोई उठा नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है नन बट यू कैन लिफ्ट द बॉक्स। इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो उसको ये फार्मूला लगाएंगे, इस तरह से इस रूल के तहत क्या है हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपके 6 सेंटेंसेस हो गए। देखिए सातवां सेंटेंस, ठीक है, सातवां सेंटेंस देखिए लिखा है नन कैन सी, सॉरी लिखा यहाँ पर लिखा नन कैन सी द विंड, यानी नन भी कह सकती है, नो वन कैन भी लिख सकते, ठीक है। तो ये अब इसको क्या हमें चेंज करने के लिए कह रहा है पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सपोज करिए हर पैसिव वॉइस सेंटेंस कोई भी है जिसका सब्जेक्ट कोई डोर वर्ड हो, यू नो डोर वर्ड मसलन मतलब जिसे लिखा होता है नन है, नो वन है ना, या वन भी होता है, ठीक है,
समवन है, समबडी है, एवरीबडी है, एवरीवन है, एवरीथिंग है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं, इनको हम डोर वर्ड कहते हैं। डोर वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए महफिल में सभी के बारे में अगर बात की जा रही है तो कहते हैं नो वन कैन सी द विंड, यानी कोई नहीं देख सकता है। जितने भी लोग बैठे किसी का नाम लेकर नहीं, पार्टिकुलर किसी को नहीं कहा जाता है, ठीक है। उसमें से हो सकता है सभी की तरफ इशारा किया गया हो। तो इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो इनको क्या किया, इनको डोर वर्ड कहा जाता है। मसलन मोस्टली क्या कह सकते हैं, इन्हीं डोर वर्ड के साथ हमेशा जो वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म मतलब कहते हैं सिंगुलर नंबर के साथ जिस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वही यूज़ करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है नन कैन सी द विंड, यानी कोई भी हवा को नहीं देख सकता है। इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसमें ये अभी आपने पढ़ा होगा, अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें मॉडल वर्ब यूज़ की गई। मॉडल वर्ब का मतलब जिससे मान लीजिए कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, शैल, है ना, ऑट, ये सब क्या है, अगर ये इनका यूज़ किया गया तो इसमें मॉडल वर्ब में हमें कोई चेंज, वी हैव टू नो चेंज, है ना, हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। सिर्फ क्या करना होता है, मॉडल वर्ब वही लिखते हैं, फिर क्या उसके साथ में हम बी यूज़ कर देते हैं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, जिससे सबसे पहले तो पता होगा, सबसे पहले एक्टिव तो पैसे तो ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा द विंड, ठीक है, द विंड। और फिर यहाँ पर ये आप मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नन, नन जो अपने आप में इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जब नॉट लगेगा, नन लिखा है द विंड कैन नॉट। और फिर बोला था ना कि मतलब मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज़ करते हैं, तो कैन है यहाँ पर, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है, बी लगा दिए तो ये हो जाएगा द विंड कैन नॉट बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन, क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म सीन। देखिए यहाँ पर इतने सही रहेगा। बहुत लोग ऐसे होंगे नन द विंड कैन नॉट बी सीन बाई एनी वन, बाई, ये सब कहते हैं, लेकिन सही बेहतर यही रहेगा कि अगर किसी एक्टिव सेंट वाले सेंटेंस में क्या होता है, कोई डोर वर्ड आते हैं, अभी बोला तो समबडी, पीपल भी है, अ मैन भी है, ठीक है, दे भी को हम ऐसे भी मान लेते हैं। तो इतने कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं इनकी अगर आते हैं तो इनको हम एज जैसे लिखते हैं ना कि प्रीपोजिशन के बाद कोई थर्ड फॉर्म के फॉर्म जो है प्रीपोजिशन से ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, इसमें ये सिस्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें पार्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में नहीं बताया गया, ऑल ह्यूमन बींग सभी के लिए बताया गया है, यानी कि हवा को देखा नहीं जा सकता। यहाँ पर वही चीज़ लिखी कि कोई हवा को नहीं देख सकता है, यानी हवा को देखा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह सेंटेंस है कि समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, यानी समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा ली। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें पता हो, जहाँ पर काम मायने रखता है, किसी ने किया ये मायने नहीं रखता, यानी किसी ने मेरी घड़ी को चुरा ली, यानी कि मेरी घड़ी चोरी हो गई बस, ठीक है। अब ये नहीं लिखेंगे कि माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, तो वो सही नहीं है। वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो डोर वर्ड आता है, डोर वर्ड को हम एज अ ऑब्जेक्ट बाद में नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्योंकि वहाँ पर किसी खास के लिए नहीं बताया। जहाँ पर ये कन्फर्म है कि चोर जिसने चुराया वो चोर होगा। अगर बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है, बच्चा अगर कॉपी मान लीजिए एग्ज़ाम इस तरह के सेंटेंस ऐसे आते हैं दैट मतलब द स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, अगर ये कह दिया जाए कि बच्चा जो है नकल करते हुए पकड़ा गया तो वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि कह सकते हैं कि टीचर ने बच्चे को नकल करते हुए पकड़ा, ये सही है। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें ये नहीं लिखेंगे कि बच्चा जो टीचर के द्वारा नकल करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि इसमें कन्फर्म है, जाहिर सी बात है कि जब कोई गाड़ी कर रहा होगा, कोई पेपर चल रहा होगा तो उसमें कोई डॉक्टर या पुलिस वाला कोई उसमें एग्ज़ाम उसमें रूम में नहीं आकर गाड़ी करेगा, टीचर ही करेगा। तो जाहिर सी बात कि यहाँ पर ये नहीं करेंगे किसी ने पकड़ा, सब जानते होंगे कि टीचर नहीं पकड़ा है, ठीक है। जाहिर सी जब मान लीजिए किसी चोर को अगर मान लीजिए पुलिस कट द थीप, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, यानी अरेस्ट कर लिया, ठीक, तो पुलिस को मतलब चोर को पुलिस ने क्या अरेस्ट किया, गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। तो चोर को गिरफ्तार करने का अथॉरिटी का किसी को मिली होगा, पुलिस को। ऐसा नहीं कि कभी सुना हो कि चोर को जो है डॉक्टर ने अरेस्ट कर लिया। तो जहाँ पर ये कन्फर्म होता है कि ये काम यही करते हैं, ये काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। बस इतना लिखेंगे कि चोर पकड़ा गया, बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया, मेरी घड़ी चोरी हो गई, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में डोर वर्ड होंगे तो वहाँ पर हम बाय करके नहीं लगाएंगे, बस इतना है कि द विंड कैन नॉट बी सीन, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। 8वां सेंटेंस देखिए लिखा है ही टॉक्स एज इफ़ ही, और फिर यहाँ पर ब्लैंक, फिर इसमें बी कर रहा है। अब इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न होती है, बच्चा सोच रहा है इसमें क्या भरा जाए, पता नहीं क्या भरा जाए, ठीक है, लेकिन ये बच्चे को पता होना चाहिए, इसे बी है, ये बी फॉर्म होती है। अब बी फॉर्म में क्या क्या आता है, बी फॉर्म में जैसे आता है इज है, एम है और आर है, ठीक है, या वाज है या वर है, ठीक है। बीइंग भी आता है, जैसे बीन है या बीइंग है, ठीक है। ये सब बी फॉर्म में आती है। कहाँ में आती हैं,
सिर्फ इतना शो करेगा, फिर आपको फिल करना होगा। बच्चा इसी को उठा के इसी में कहीं बीन या बींग लगा कर रख देगा, फिर काम खत्म कर देगा वो। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना कहेगा बी फॉर्म, तो यानी बी में आपको ये इज़ भी भरा जा सकता है, एम भी भरा जा सकता है, आर भी भरा जा सकता है, वाज भी, वर भी, बीन है या बींग एक्सेट्रा, ठीक है। इनमें से वन ऑफ देम, इनमें से भरा जा सकता है, लेकिन दिखा क्या है इसमें, सिर्फ बी आपको यहाँ पर भरना है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्या हो सकता है, ही टॉक्स, यहाँ तो प्रेजेंट टेंस है, यानी वो ऐसे बातें करता है जैसे कि, तो बहुत से लोग इज भर देंगे, आई एम कुछ भर दें। लेकिन इतना याद रखिए, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें इमेजिनेशन की तरह बताया गया, अंदर कल्पना की जा रही है, तस्वुर किया गया हो, इसने कहते हैं तो वो ऐसे बातें करता, इसका मतलब वो ऐसे बातें करता है जैसे कि राजा हो, यानी मानो कि राजा है नहीं, बट क्या है, कल्पना की गई, इमेजिनेशन किया गया है, ठीक है। तो हर सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन प्रकट किया गया हो, बताया गया हो, उनमें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन का हो, चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर और प्लूरल, डजंट मैटर, ठीक है, इसमें कोई मायने नहीं रखेगा, कैसा भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज़ करते हैं। भैया क्या यूज़ करते हैं, अगर काल्पनिक की बात बताई गई, यानी तुम तो ऐसे बातें कर जैसे कि राजकुमार हो, है ना, तो हो तो नहीं, लेकिन आप ऐसा ने बताया है, तो वहाँ पर सभी के साथ में सिर्फ हमें क्या भरना होता है, वर। हैड भी भर सकते हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा, सेकेंड लास्ट देखिए लिखा है, इट वॉज अ वंडरफुल साइट। तो यहाँ पर क्या, इट मतलब एक काफ़ी खूबसूरत साइट है, दृश्य, नज़ारा भी कह सकते हो। इसको अगर कह दिया है सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ठीक। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको उसका चेंज करना है। तो इस तरह की सेंटेंसेस होती है, यानी कि जो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब चेंज करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, उसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या। देखिए इसमें ऐसा सेंटेंस है, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना, तो मोस्टली हम या तो हाउ का यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यानी कि देखेंगे तो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जब वो बोले जाते हैं तो बोलने में भी थोड़ा डिफरेंट नज़र, ये नहीं कहेंगे कि कितने खूबसूरत मौसम है, ये नहीं कहेंगे, ये तो ऐसा लग रहा है नॉर्मली लिखेंगे, वाह कितना खूबसूरत मौसम है। इस तरह से जब कहेंगे तब पता चलेगा कि आप किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस अगर है तो वहाँ पर क्या लिखें, व्हाट आ से शुरुआत करते हैं, व्हाट के साथ में आ लगाते हैं, व्हाट आ, ठीक है। उसके बाद लिखें व्हाट आ वंडरफुल, ऐसे लिखते हैं, व्हाट आ वंडरफुल, फिर लिखेंगे साइट और फिर इट वॉज, ठीक है, व्हाट आ वंडरफुल साइट वॉज इट, है ना, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर असर्टिव सेंटेंस होंगे उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज करने कहा जाए तो इससे भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। लास्ट सेंटेंस देखिए लिखा ही वेंट, उस भी लिखा है द रूम। इसमें आपको फिल करना है इन या इनटू, दो में से कोई प्रीपोजिशन फिल करना है, तो प्रीपोजिशन भी आपको आनी चाहिए, कहाँ पर क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू भर सकते हैं, इन भी बहुत बच्चे भर देंगे, तो ही वो क्लास में दाखिल हो गया, मैं दोनों का मतलब तो मैं ही होता है ना, कोई होता है। तो लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन देखिए, इन का मतलब वहाँ करते हैं जो स्टेबल होती है, जो स्थिर होती है, ऑलरेडी किसी क्लास में कोई बच्चा पहले से ही है क्लास में है, तो कहेंगे द स्टूडेंट्स या द चाइल्ड इज सिटिंग इन द क्लास, क्लास में बैठा है, ऑलरेडी अगर बैठा पहले से ही। लेकिन जब आप मोशन की बात बताइए कि गत कर रहा हो, चल के जा रहा हो, वहाँ पर जब गत करके कोई अंदर जाए, दाखिल हो, एंट्री करे, प्रवेश करे, वहाँ पर इनटू लगाते हैं, ना कि इन। दैट्स इट। सपोज करिए मान लीजिए कुआं जैसे नदी है, तो कहते हैं ना बच्चा नदी में कूद गया, तो द चाइल्ड जंप इनटू द रिवर, ना कि द चाइल्ड जंप इन द रिवर, ठीक है। क्योंकि बच्चा नदी में कूदा तो बच्चा गत करके गया है, पहले से ही नहीं था, ठीक है। तो जहाँ पर मोशन की बात आएगी, गत की बात आई, दैट इन द प्लस वी हैव टू यूज इनटू नॉट इन, ओके। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इनटू, यानी गया है बच्चा, पहले से नहीं था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल।